आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारा इकाई 17 है ना, कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। और अभी हमें आखिर आखिर के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। और उसके बाद हमने आपसे क्या बताया था? हम लोग जो है रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हम लोग हमारा जल इकाई जल और वायु दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और आखिर में आपसे थोड़े से प्रश्न भी पूछेंगे। तो सब तैयार हो ना? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़कर आए हो, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, 2-2 चैप्टर्स 2-2 इकाई करके रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है? तो इस 2 प्रश्न उत्तर के साथ हमारा कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा, यानी इकाई समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों सभी नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। सबने निकाल लिया? नोटबुक निकाल लिया ना सभी ने? चलिए, तो जो है हम लोग आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, है ना? लैपटॉप एवं पामटॉप में अंतर बताइए। ये हमने कर लिया है अपने पिछले कक्षा में। अब हम क्या करेंगे? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न 7। ठीक है, प्रश्न 7 सभी लिख लीजिए। आपके किताब में से प्रश्न लिख लीजिए। राम और रोम का पूरा नाम लिखिए। आप अपने किताब में से लिखिए। चलिए, ये आपकी किताब में प्रश्न नहीं है, फिर भी आप जरा लिख लीजिए। ठीक है, राम और रोम का पूरा नाम। ये अभी प्रश्न आपके किताब में नहीं है, लेकिन क्या है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, राम एवं रोम का पूरा नाम। इस प्रश्न को भी जरा लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। चलिए, क्या है? राम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको जरा आप लिख लीजिए। ठीक है, राम और रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका फुल फॉर्म आप जरा लिख लीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न 7 करके लिख लीजिए। अब जो है आपके किताब में जो प्रश्न दे रखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। तो ये फुल फॉर्म लिख लिया सभी ने? अगर कोई भी प्रश्न या कुछ भी आपका छूट जाता है तो क्या कीजिएगा? हैंड रेस कर दीजिए, या फिर आप क्वेश्चन जो भी नंबर है उसको जरा लिखना काफी है, तो हम आपको दोबारा बताएंगे। तो राम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। राम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए, अब अगला प्रश्न लिख लीजिए। वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए। अगर प्रश्न आप अभी लिख नहीं पा रहे हो तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में आपको प्रश्न लिखना काफी है। ठीक है, उत्तर शुरू कीजिए। कंप्यूटर का उपयोग, जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्योंकि हमें जो है हमारे 2 पार्टों के रिवीजन भी करने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी लिखोगे तभी जल्दी से होगा हमारा।
कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित लिख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गणना तक सीमित नहीं है, गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लिख लिया? अगर किसी का नहीं होता है तो हैंड रेस करना काफी है, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक उपयोग, दूसरा वाणिज्य एवं व्यापार में, और जो है तीसरा जो है शिक्षा में। ये आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 करके आप 3 भागों को लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप नंबर भी डाल सकते हो। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: वैज्ञानिक उपयोग, वाणिज्य एवं व्यापार में, शिक्षा में। लिख लिया सभी ने? हम इस प्रश्न को एक और बार दिखाते हैं आपको, दोनों प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न: राम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। राम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न: वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है: कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है।
कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर आप क्या कीजिएगा, वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको नंबर वाइज लिख लीजिएगा। वाणिज्य उपयोग, सॉरी, वैज्ञानिक उपयोग, वाणिज्य एवं व्यापार में, शिक्षा में। तो मैं उम्मीद करती हूं आप सबका सारे प्रश्न हो गए हैं। अब हम लोग रिवीजन की तरफ चले। ऐसा कोई तो नहीं है ना जिसका कोई भी छूट गया है? अगर छूट गया है तो आप नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चलिए हम लोग अब ऐसा करते हैं, हमारा इकाई 16 जल, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, इकाई 16। तो हमने आपसे कहा था कि ये इकाई को आप क्या करोगे, पढ़ कर आओगे। ठीक है, के बारे में पहले हम थोड़ी सी बातें आपसे करेंगे, उसके बाद आखिर में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इकाई 16 जल। जल और वायु की रिवीजन आज करेंगे। तो हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। हमने जो है इसमें जल की आवश्यकता पढ़ा कि हमें क्यों जल की आवश्यकता होती है ना। जल की आवश्यकता जब हमें प्यास लगती है या फिर हमें कोई भी हर कार्य को करने के लिए हमें क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। फिर जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ा, मानव शरीर में, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादन में, दैनिक कार्य के लिए, है ना, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि में सहायक, परिवहन के लिए। फिर जो है जल जीवधारियों का मूल घटक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कितने कितने परसेंटेज जल जो है हर जीवधारियों में होता है। फिर क्या हमने पढ़ा कि जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं के रहने का भी स्थान है ना। फिर जल के स्रोत के बारे में चर्चा किया कि समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल, वर्षा आदि क्या है, जल के प्रमुख स्रोत है। उसके बाद जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाओं के बारे में देखा कि जल की जो है 3 अवस्थाएं होती है, आपने पढ़ रखा है ना। 3 अवस्थाएं होती है। जो सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है, ठोस रूप होता है ना, जैसे कि बर्फ हुआ। फिर जो है अगला कौन सा रूप है, द्रव रूप है, जैसे कि जल हुआ। फिर जो है गैस है, जब आप जल को क्या करते हो, जब आप गर्म सब करते हो तो जल वाष्प में वो बदल जाता है। तो हमने 3 अवस्थाएं भी देखी, है ना। फिर हमने क्या देखा, जल जो है एक अच्छा विलायक है। विलायक क्या होता है, जो सभी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है ना। जल क्या है, एक अच्छा विलायक है। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। अनेक पदार्थ है ना, जैसे कि ठोस हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, गैस रूप हो, उन सबको क्या करता है, अपने अंदर घोल लेता है। फिर उसके गुण के बारे में देखा, रंग एवं गंध, है ना। जल जो है रंगहीन है। कैसा होता है, रंगहीन। जब तक हम उसमें वो ये रंग ना डाले तब तक क्या होता है, असली में जल रंगहीन होता है। फिर गंधहीन होता है ना, गंधहीन होता है। अभी आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है इसमें। फिर जो है क्या देखा, जल, शुद्ध जल कैसा होता है, स्वादहीन भी होता है ना। उसका स्वाद कैसा होता है, शुद्ध जल जो है स्वादहीन भी होता है। जब हम शरबत आदि तैयार करते हैं तभी क्या होता है, उसमें जो है उसके हिसाब से मिठास या कुछ भी आता है, तो स्वादहीन होता है। फिर जो है क्या देखा कि जो है हिमनाक और गलनाक देखा, यानी जल का जो हिमनाक यानी बर्फ में जब बदलता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका खतनाक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये सब जो है जैसे कि वो जब बर्फ में बदलता है, तो ये सब हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, कुचालकता, यानी शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक है ना। और जो विलयता देखा, जो जल में अधिकांश पदार्थ कहाँ घुल जाते हैं, इसमें जल में घुल जाते हैं। इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो
बच्चों हम लोग जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। इसके एक एक प्रश्न सब हम देखते हैं, तभी क्या होगा। तो ये सारी बातें आपने अपने किताब में पढ़ चुके हो, ठीक है। जो है फिर क्या देखा आपने, जल के शोधन में फिटकरी, तल छटीकरण, कोयला, है ना, रंग तथा गंध को दूर करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। अब मैं एक एक करके आपसे एक एक बातें बता रही हूं, अभी आप सुनिएगा, बाद में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो पहला, समुद्र जल। सबके हाथ में किताब होना चाहिए और सब ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें सारे प्रश्न लिखा हुआ है। तो हम अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में जरा बोल रहे हैं, तो आप जरा उसको देखिए। समुद्र जल का सबसे बड़ा डैश है। समुद्र क्या है, जल का सबसे बड़ा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। अगर कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि समुद्र जो है, समुद्र जल जो है, समुद्र क्या है, जल का सबसे बड़ा डैश है पूछे, तो आप क्या बोलोगे, स्रोत है बोलोगे। फिर जो है, जल सभी जीवधारियों का डैश घटक है, यानी जल जो है सभी जीवधारियों का प्रमुख घटक है, ठीक है, प्रमुख। तीसरा, जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसीलिए यह एक अच्छा डैश है। तो ये एक अच्छा क्या है, विलायक है ना। जैसे हमने बताया था कि जल में क्या है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो है अच्छे से घुल जाता है, तो इसीलिए क्या है, इसे एक क्या कहा जाता है, विलायक, ठीक है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर एकदम से आप लिख लीजिएगा। फिर जो अगला देखिए, जल की कठोरता उसमें घुले डैश के कारण होती है। तो जल की जो कठोरता होती है ना, वो उसमें जो घुले हुए लवण के कारण होती है, यानी लवणों के कारण होती है। क्लियर है ना। और उम्मीद है ये सब आपने लिखा भी होगा, है ना। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, वो है। अगला जो है, क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्लोरीन द्वारा जो जल में जैसे कीटाणु होते हैं या कोई भी अशुद्धि होते हैं उसको नष्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है ना। अब अगला देखते हैं, सही गलत, ठीक है। सब अपने किताब में देखिए, सही गलत। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। जो डिटर्जेंट होता है, जो सोप होता है, वो या तो फिर मृदु जल हो या फिर कठोर जल हो, दोनों में झाग देता है। ये सही है या गलत है, ये सही है, ठीक है। पहला क्या है, सही है। अब दूसरा देखिए, ख, शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस तक जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है। ये भी क्या है, ये भी सही है। आप सबने अब लिखा हुआ है ना आपकी किताब में, तो उसको जरा आप देख भी लीजिए। अगला, कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो कठोर जल जो है वो इसके लिए उपयुक्त है क्या, नहीं, तो वो गलत है। फिर क्या देखा, जल 3 अवस्थाओं में, बर्फ जो है ठोस रूप, जल जो है द्रव रूप तथा जलवाष्प गैस रूप में पाया जाता है। अगर ऐसा कोई भी आपसे प्रश्न पूछे तो वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना वो, तो आप क्या कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। तो कभी जल की अवस्थाएं पूछ सकते हैं, कभी रिक्त स्थानों में उसको पूछ सकते हैं, या फिर सही गलत है कर कर पूछ सकते हैं। तो जो भी प्रश्न पूछा जाए आप क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। फिर जो है हम जरा प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं कि क्या क्या प्रश्न उत्तर दे रखा है, ठीक है। प्रश्न उत्तर जरा हम पढ़ते हुए जाएंगे, क्या क्या है आप जरा ध्यान से सुनना काफी है, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर देखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपके किताब में, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। जल के 3 भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए आपसे कहा गया है। तो
जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित है। आप उत्तर को इस तरह से लिखोगे, ठीक है, कि कौन कौन से है 3 भौतिक गुण। जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। ठीक है, जल के बहुत सारे गुण हैं, तो इसमें से जो है आप इसको एक एक करके क्या कर सकते हो, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो जल क्या है? गंधहीन, रंगहीन तथा पारदर्शी होता है। तो ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे होता है। फिर जल की अवस्थाएं ताप पर निर्भर है। किस पर निर्भर होता है? ताप पर, कितना टेम्परेचर है। फिर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप जो है कोई भी 3 भौतिक गुण आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगला क्या पूछ रखा है? जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक प्रयोग पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो क्या प्रश्न है? जल में जो उपस्थित कीटाणु है उनको नष्ट करने के लिए हम लोग कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो आपने पढ़ रखा होगा कौन कौन से है। क्लोरीन, फिर पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर। तो इन तीनों को क्या कर लीजिएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। प्रश्नों को सुनना काफी है, ठीक है, क्योंकि उत्तर मैं उम्मीद करती हूं आप सबने लिखा होगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, हमने क्लास डाउनलोड कर रखा है, अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जो है सुन लीजिएगा जब भी समय मिले। कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है? कठोर जल और मृदु जल में कई बार क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। तो क्या करोगे आप? जो जल की भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। ठीक है, तो जल में जो भिन्नता होती है कैसे होती है बच्चों? जो जो उसमें लवण घुले होते हैं उसकी तरह, उसकी वजह से होती है। लवणों की घुलनशीलता के आधार पर क्या होता है? जल मृदु एवं कठोर होता है। यानी जितने लवण उसमें घुले हुए हैं उसके आधार पर वो मृदु जल होता है या फिर कठोर जल होता है। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, ऐसे जल को क्या कहेंगे? मृदु जल कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसे लवण जो घुले हुए हैं जल में, उनको क्या, उस जल को क्या कहेंगे? मृदु जल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। और इसके विपरीत क्या है बच्चों? कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यानी ऐसे ऐसे लवण घुले होते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो है जल बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। समझ में आया? ऐसे जल को क्या कहते हैं? कठोर जल। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का अंतर को जरा लिखकर फिर उसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, वाष्पन एवं संगनन को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पन और संगनन के की परिभाषा लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको पता होगा ना, द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। यानी जो द्रव जल होता है वो वाष्प रूप में जब परिवर्तित होती है तो वाष्पन कहलाते हैं। ठीक है, एवं जल वाष्प का, जो जल वाष्प होता है ना बच्चों, वो द्रव जल के रूप में जब परिवर्तन होता है, यानी वो द्रव में जब बदलता है, तब उसे क्या कहते हैं? संगनन कहते हैं। फिर प्रश्न 7 देखिए, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। यानी उसके शोधन का जो है प्रक्रियाएं कौन कौन से है उसका वर्णन करने को कहा है। तो घरों में नलों पहुंचाने से, यानी जो घर में नलों तक पहुंचाने से पूर्व क्या करते हैं? जल की शुद्धिकरण करते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको? उन चरणों को लिखना है। कौन कौन सी है शुद्धिकरण के चरण? पहला क्या है? तलछटीकरण है। ठीक है, जो नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु टैंकी में एकत्रित किया जाता है और कुछ समय बाद टैंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है, जिसको क्या कहते हैं? तलछटीकरण। ठीक है, और इसको तेज करने के लिए फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है। फिर अगला देखिए, छानना। तलछटीकरण के बाद क्या होता है? छानने की प्रक्रिया होते हैं, जिसमें कंकड़, रेत, बालू आदि जो है क्या है? अशुद्धियां छनकर क्या हो जाता है?
छनकर अलग हो जाते हैं। फिर जो है, जो कोयला होता है, जो रंग तथा गंध को दूर करता है, यानी एक्टिवेट कार्बन डालते हैं जो उसके रंग, जो भी रंग है और गंध को दूर किया जाता है। फिर जो है अगला शुद्धिकरण का मेथड कौन सा है, तरीका, क्लोरीनीकरण। ठीक है, जो छनित, जो अब जल जो छान लिया है उस पे उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो ये जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है कई बार बहुत ज्यादा मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चरण है, तलछटीकरण क्या है, छानना क्या है, क्लोरीनीकरण क्या है। तो बच्चों ये सब आप याद रखोगे। तो जो है हमने आपसे बोला था ना कि हम जल और वायु दोनों में से प्रश्न पूछेंगे। तो अभी जो है हमने जल का एक्सप्लेनेशन किया, अब वायु को एक्सप्लेन करने के लिए अभी क्या नहीं है, हमारे पास समय की कमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो है थोड़े से प्रश्न पूछते हैं, और वायु जो है अगली कक्षा में हम एक और बार आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप सब प्रश्न उत्तर के लिए तैयार रहिए, हम थोड़े से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है सारे अभ्यास प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। तो सब तैयार हो ना, ये दोनों में से है। ठीक है, दोनों पार्ट का प्रश्न है, यानी जल का और वायु का। तो सभी ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न, एक खाली गिलास में, एक खाली गिलास में क्या होता है। पहला, कुछ नहीं है। दूसरा, वायु भरी है। तीसरा, केवल ऑक्सीजन गैस भरी है। चौथा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भरी है। तो क्या है पहले का उत्तर, आप जरा सोच के रखिएगा। हम जो है अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो ये जो है आपका, किस में से पूछ रहे हैं, हम किस में से पूछ रहे हैं, ये आपके जो है किताब में से ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इन सबको क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। पहला प्रश्न है ये, वायु में से पूछा गया है। अब अगला देखिए, वायु, ये पेज नंबर 44 में मिले, 144 में मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रश्न उसी में से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम अभ्यास प्रश्न की रिवीजन कर रहे हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 78, 21, 21%, 0.7%, 0.3%। अब अगला देखिए, वायु दाब आरोपित करती है, क्या आरोपित करती है, केवल ऊपर की दिशा में, कहां को जाती है, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब कहां को आरोपित करती है। ठीक है, वायु, ये वायु है, उसके बाद क्या है, दाब है। ठीक है, तो वायु दाब क्या करता है, कहां को आरोपित करती है। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, पहला ऑक्सीजन गैस को, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को, तीसरा नाइट्रोजन गैस का, चौथा ओजोन गैस का। प्रश्न जो है आपके किताब में ही दे रखा है, इस पेज को देखना काफी है। ठीक है, कि क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो ये जो है हमारा जल से है। ठीक है, लगभग 2/3, लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 1/4। पेज नंबर 152। ठीक है, 152 में दे रखा है। चलिए छठवां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है, वर्षा का जल, भूमिगत जल, धरातल का जल, समुद्री जल।
अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल गंधहीन तथा स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो शुद्ध जल कैसा होता है? अब ऐसे कीजिए, अपने बुक में ही टिक कर लीजिए आंसर, ठीक है, कि कैसा होता है। 8वां देखिए, जल घोल सकता है, किसको घोल सकता है? केवल ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव एवं गैस, केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ, केवल द्रव। तो किसको जल घोल सकता है? अगला देखिए, जल में तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फ्लोरीन, फिटकरी, ओजोन। किसका जो है हम लोग जल के तलछटीकरण में इस्तेमाल करते हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है आपके किताब में ही दे रखा है, तो हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं, ठीक है। कार्तिक जी प्लीज अनम्यूट देम। सही विकल्प छाट के लिखिए। एक खाली ग्लास में क्या होता है? जल्दी बोलिए। हाँ, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, वायु भरी है। हाँ, सही जवाब दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है बच्चों? हाँ, आपने सब पढ़ रखा है, 21%, बिल्कुल सही। वायु दाब आरोपित करती है, बिल्कुल सही जवाब, चारों दिशाओं में। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, तैयार हो जाइए। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, सभी का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है, वेरी गुड। पृथ्वी का कितना भाग जो है, लगभग कितना है? लगभग 2/3, है ना? हाँ, 2/3। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है, क्या है प्राकृतिक जल का शुद्धतम? कौन सा है? हाँ, वर्षा का जल, बिल्कुल सही जवाब दिया। शुद्ध जल होता है, बिल्कुल सही, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। जल घोल सकता है, किसको घोल सकता है जल? हाँ, ठोस, द्रव एवं गैस को। जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तलछटीकरण के बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तलछटीकरण में ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तलछटीकरण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तलछटीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तलछटीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का। तो सबने सही सही जवाब दिया। कार्तिक जी प्लीज म्यूट देम। तो सभी ने सही सही जवाब दिया। अगले कक्षा में जो है हम लोग क्या करेंगे, हमने कौन सा नहीं किया? हमने जो है जल कर लिया ना, वायु के बारे में चर्चा करेंगे और फिर किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रकाश, ठीक है। तो अगली कक्षा में वायु और जो है वायु के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, फिर किसके बारे में? प्रकाश, ठीक है बच्चों। ये दोनों पार्ट जो है आप रिविजन के लिए तैयार करके आइएगा। ये 14th चैप्टर है और जो है हमारा वायु जो है 15वां, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को जो है आप क्या कीजिएगा, अगली कक्षा के लिए तैयार करके आइएगा और अच्छे से पढ़कर आना है। सभी अभ्यास प्रश्नों को, किताब को, सबको अच्छे से पढ़कर आना है। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।